गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सलोनी गर्ग आज आपके साथ उपस्थित हुई हूँ 21 सितंबर से जुड़ी शिक्षा जगत की मुख्य खबरों को लेकर। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि 31,661 शिक्षकों को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31,661 शिक्षकों के पद को भरने का एक हफ्ते के अंतर्गत निर्देश दिया है। तो इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि कुछ जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को लखनऊ बुलाया जाएगा। सीएम ने एक हफ्ते में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के तहत 7 दिन में नियुक्तियां दी जाएंगी और जो नवचयनित शिक्षक हैं उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र देंगे। ओबीसी आयोग के निर्णय के खिलाफ भर्ती पर आंदोलन की चेतावनी। इसके अंतर्गत जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती है, इसके अंतर्गत जो 667 चयनित शिक्षक हैं उनमें से 31,661 की नियुक्ति की जाएगी। तो इस पर ओबीसी अभ्यर्थियों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने इसको राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवमानना बताया है। उन्होंने सवाल किया है कि भर्ती पर स्थगन आदेश दे रखा है, इसके बावजूद सरकार नियुक्ति कैसे कर सकती है। अभ्यर्थियों ने आगामी दिनों में लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रोक के बावजूद भर्ती न करे सरकार, और विभाग का क्या दावा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही दे रहे हैं नियुक्ति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31,661 पद पर नियुक्ति देने के आदेश हैं। तो इसलिए बेसिक शिक्षा के 54,120 शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले को मंजूरी। कल योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के 54,120 शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले को भी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 25,814 अध्यापक हैं, 28,306 अध्यापिकाएं हैं। विभाग जल्दी ऑनलाइन तबादले की सूची जारी करेगा। प्रदेश में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल। जैसा कि कोरोना बढ़ता जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में अभी 9 से 12 तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। हालांकि अनलॉक 4 में 21 सितंबर से विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन के लिए बुलाए जाने की छूट दी गई है। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि शिक्षा विभाग हालात का आकलन करने के बाद ही कोई निर्णय लेगा। प्रदेश में रोजाना 6 से 7 हजार संक्रमित मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि कहां पर स्कूल खुलेंगे। हरियाणा, असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, नागालैंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आंशिक रूप से स्कूल खोले जाएंगे। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा गणित रीजनिंग में उलझे अभ्यर्थी। 13 केंद्रों पर यूपीएसईई में 13,089 में 70% हुए शामिल। एकेटीयू के नोडल अधिकारी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। इस पेपर में जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में परीक्षा देने वाले जो भी अधिकांश कैंडिडेट थे वे मैथ्स और रीजनिंग के सवालों में उलझे पाए गए। यहाँ पर ये 4 स्टूडेंट से इनसे बात की गई है। इन चारों ने यही बताया कि जो मैथ्स और रीजनिंग है वो टफ आई हुई थी। 10वीं 12वीं के छात्रों पर पड़ा परीक्षा शुल्क का बोझ। दिल्ली सरकार इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं कर रही है। इससे कोरोना काल में गरीब परिवारों पर भुगतान का बोझ आ गया है। बीते शुक्रवार को इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकारी सहायता प्राप्त पत्राचार विद्यालय, एनडीएमसी व दिल्ली छावनी बोर्ड के स्कूल 2018-19 की स्थिति के अनुसार ही भुगतान करें। आदेश में स्पष्ट ने लिखते हुए पिछली स्थिति अपनाने का निर्देश दिया गया, यानी छात्रों से ही शुल्क वसूल कर आगे दिया जाएगा। सीबीएसई ने बीते साल परीक्षा में जो है वो बढ़ोतरी की थी, तो इस कारण परीक्षा शुल्क के तहत जो प्रति विषय है वो तो 300 रुपये है, और जो प्रति विषय प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 150 रुपये का शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए 10वीं और 12वीं के छात्रों को 2,000 से 2,500 रुपये तक का भुगतान करना पड़ेगा। बीता साल था दिल्ली सरकार ने वो अपने स्कूलों में इसका भुगतान कर दिया था। बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की घोषणा की थी। सरकार ने 3.14 लाख छात्रों
की फीस का भुगतान किया था। कोरोना संकट के कारण इस बार इतनी बड़ी राशि बोर्ड को देना सरकार को महंगा पड़ रहा है। वहीं जो गरीब बच्चे हैं उन्हें 2500 रुपये भुगतान करना बहुत भारी लग रहा है, और अगर किसी के दो दो बच्चे हैं तो उनके लिए ये जो राशि है वो डबल हो जाएगी। तो कई बच्चों ने मुख्यमंत्री से इसके लिए गुहार लगाई है कि वो इस बार भी उनकी फीस को माफ़ कर दें। उत्तर प्रदेश से जुड़े सवालों की भरमार, संतुलित रहा पेपर। जैसा कि कल RO-ARO 2016 की प्रारंभिक परीक्षा थी, तो ये पेपर इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े सवालों की भरमार रही और ये पेपर संतुलित रहा। अभ्यर्थियों से इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि दिल्ली की किस स्कूल में गई थी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी। इसमें क्या था कि हिंदी का पेपर भी आसान रहा था। पुराने पैटर्न के आधार पर ही सवाल पूछे गए थे। ये जो परीक्षा थी ये कल हुई थी संडे को, 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 3:30 बजे तक हुई थी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर काफ़ी संतुलित रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश में आधारित कई प्रश्न पूछे गए थे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? इसके अंतर्गत पूछा गया था कि समसामयिक मुद्दों से जुड़े 7 से 8 सवाल पूछे गए। सामान्य अध्ययन के पेपर में सवाल था कि 29 जून 2020 को आयोजित सांख्यिकी दिवस किस विषय पर आधारित था। 29 जून के बाद करंट अफेयर से संबंधित कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। जो भी करंट अफेयर से वे सिर्फ 29 जून तक के ही थे, उसके बाद के कोई सवाल नहीं पूछे गए थे। विज्ञान से जुड़े सवालों की संख्या बहुत कम थी। एक सवाल यह भी था कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी दिल्ली के किस स्कूल में गई थी और वहाँ किसकी तारीफ की। पेपर में खास यह रहा कि उत्तर प्रदेश से जुड़े तकरीबन 10 सवाल पूछे गए। भूगोल और इतिहास से जुड़े सवालों की संख्या भी अधिक थी। अर्थव्यवस्था से भी 8 सवाल पूछे गए थे। रीजनिंग में भी 8 से 10 सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा बजट 2020-21 से संबंधित सवाल पूछे गए थे कि किस योजना का आवंटन घटाया गया है। करंट अफेयर्स के तहत कुछ अन्य सवाल भी किए गए थे। जनवरी 2020 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया। इस तरीके के सवाल RO-ARO की परीक्षा में पूछे गए थे। कोरोना का असर RO-ARO परीक्षा में सिर्फ 36% उपस्थिति। कल परीक्षा में कोरोना का असर देखा गया और परीक्षा में सिर्फ 36% उपस्थिति देखी गई। ये जो एग्ज़ाम था 361 पदों पर भर्ती के लिए 17 जिलों में आयोजित किया गया था। इसकी उपस्थिति सिर्फ मैं आपको बता चुकी 36.4 रही थी। और जो उपस्थिति में प्रयागराज रहा अव्वल। सबसे ज़्यादा जो उपस्थित रहे छात्र वो प्रयागराज में रहे। प्रयागराज के 103 केंद्रों में परीक्षा के लिए 47,477 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 63.03% उपस्थित रहे। स्कूल भेजने के लिए कितने अभिभावकों ने दी सहमति? केंद्र सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के स्कूल जाने के लिए अलग अलग दिन तय किए हैं। छात्र तय नियमों एवं शर्तों के तहत स्कूल जा सकेंगे। इसी क्रम में यूपी बोर्ड के सचिव ने केंद्र सरकार की ओर से 8 सितंबर को जारी गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों को आंशिक रूप से खोले जाने के संबंध में प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से सोमवार दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पूछा है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कितने अभिभावकों ने अपनी सहमति दी है। देश के 3 राज्यों में आज से स्कूल खुलेंगे। ये राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य देखिए, ये राज्य हैं हमारे हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनमें स्कूल खोले जाएंगे और जिनमें नहीं खोले जाएंगे वे हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति इतनी अधिक अच्छी नहीं है। और जो किस किस बातों का ध्यान रखा जाएगा, सफाई और सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। छात्र पेन पेंसिल आदि शेयर नहीं करेंगे, 6 फुट की दूरी रखेंगे। इस तरह के ये गाइडलाइंस दी गई हैं। 71% विद्यार्थियों ने दी राज्य प्रवेश परीक्षा। SEE की वेबसाइट पर AKTU ने जारी की उत्तर कुंजी। यूपी के 187 केंद्रों पर हुई परीक्षा। प्रदेश के इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थाओं में प्रवेश के लिए रविवार को हुई राज्य प्रवेश परीक्षा। SEE में 71.46% विद्यार्थी शामिल हुई। परीक्षा के लिए 1.62 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। अगली न्यूज़ क्या है कि सितंबर में भी जारी नहीं हो सकती ट्रांसफ़र की लिस्ट। जैसा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर 54,120 परिषद शिक्षकों के तबादले की सूचना कल रविवार को जारी की गई है, लेकिन तबादला सूची सितंबर अंत तक किसी भी सूरत में जारी नहीं हो सकती।
तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।